So the next program that we are implementing in the case of nested loop is accept an integer from user and check whether the given number is Armstrong or not. अब यहाँ पे नंबर इनपुट करके चेक तो कर लेंगे, पर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का नंबर हमारे पास में अवेलेबल हो, उस नंबर की जितनी भी डिजिट्स होती है ना, उस डिजिट्स की nth पावर का सम कहलाता है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हर एक डिजिट की nth पावर का सम अगर हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर मुझे एज अ इनपुट प्रोवाइड करवा दिया गया है, इट इज 153। अब इस 153 के अंदर सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं, यानी कि काउंट ऑफ डिजिट्स आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे ये 1, ये 2 और 3, काउंट ऑफ डिजिट्स है हमारा 3। यानी कि जो मैं ये कह रही हूँ कि हर एक डिजिट की nth पावर आपको निकालनी है, वो nth पावर है हमारी काउंट ऑफ डिजिट्स। अब मान लीजिए यहाँ पे इनपुट दिया होता 1634, तो इसका काउंट क्या आएगा 4। तो हर एक डिजिट की रेज टू द पावर 4 का सम अगर इसके बराबर हो जाए, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम काउंट ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, क्योंकि जब तक काउंट नहीं पता तो आगे काम नहीं हो सकता। काउंट निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, हर एक नंबर का रेज टू द पावर करना है। तो सबसे पहले तो सॉरी, हर एक डिजिट का रेज टू द पावर करना है, तो डिजिट को फेच करना पड़ेगा। तो काउंट के बाद जो सेकंड स्टेप है, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग ईच डिजिट फॉर अ नंबर। मॉडुलस सिंपल से हो जाएगा, ज्यादा कुछ टिपिकल थोड़ी है। अब हर एक डिजिट को फेच करने के बाद करना क्या है, उसका रेज टू द पावर कैलकुलेट करना है, यानी कि बार बार मल्टीप्लीकेशन करवाते रहना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए वी हैव अ ऑपरेटर, दैट इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या है, जो भी हम पावर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक नंबर की पावर को हमें सम करना है। यानी कि इस 1 रेज टू द पावर 3 ऐड होगा 5 रेज टू द पावर 3 से, और ये ऐड होगा 3 रेज टू द पावर 3 से, यानी कि 1 प्लस 125 प्लस 27 सबकी पावर्स का सम करेंगे। अब सम करने के बाद जो हमारा नंबर आया है, अगर ये नंबर हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इनपुट दिया है यहाँ पे हमारे पास में 12, काउंट ऑफ डिजिट कितना है 2। तो हर एक डिजिट का रेज टू द पावर 2 कैलकुलेट करना है और उनको सम करना है। तो 1 रेज टू द पावर 2 तो 1 ही होगा, और 2 रेज टू द पावर 2 सॉरी होता है हमारा 4। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2 4 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 4 को ऐड करूंगी तो आंसर आएगा मेरे पास में 5, और 5 तो 12 के बराबर नहीं होता है, तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हर एक डिजिट की nth पावर का सम अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। प्रोग्राम सुनने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं, लेकिन एक दो बारी अगर आप इसको ट्राई करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वन बाय वन सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, काउंट ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से पढ़ते हो तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पे हमेशा हमें हर एक नंबर का क्यूब ही निकालना है। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब ये नहीं है कि हर डिजिट का रेज टू द पावर क्यूब, वो गलत इम्प्लीमेंटेशन होता है। करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये वाला है, काउंट ऑफ डिजिट की हेल्प से पावर निकालना। तो अगर आपने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम एनकाउंटर किया है जहाँ पे हर नंबर का क्यूब ही निकल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। वो हर केस में सही तरीके का आउटपुट हमें कैलकुलेट करके नहीं देगा। तो सबसे पहले मैंने मेन को स्टार्ट किया है, उसके बाद है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक नंबर का इनपुट लेना है जिसको हम चेक करेंगे। उसके बाद मुझे एक-एक डिजिट को फेच करना है, तो मैंने ये डिजिट वेरिएबल बना लिया। हमें यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट्स भी निकालना है, तो यहाँ पे काउंट वेरिएबल बना लिया, और मुझे यहाँ पे पावर्स का सम भी करना है, तो मैंने यहाँ पे एक सम वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया। ये काउंट और टेम्प मैंने क्यों बनाए हैं, ये हम आगे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अभी हमारी एक और चीज रह गई है, सम तो तभी होगा ना जब पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है POW, जिससे मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया है। 1 से इनिशियलाइज क्यों करवाया है, क्योंकि हमें नंबर्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि अगर मैं 5 रेज टू द पावर 3 निकालूंगी
तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले 1 इंटू 5 जो कि 5 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा 125। तो अगर यहाँ पे 1 से इनिशियलाइजेशन नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0, और 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने इसे 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये हमारे वेरिएबल्स, आगे एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फॉलोड बाय CLR SCR एंड हमारा printf और scanf। तो सबसे पहले एक मैसेज एंटर एन इंटीजर फॉलोड बाय scanf यूजर से इनपुट लेने के लिए num नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले काउंट ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, लेकिन काउंट ऑफ डिजिट्स अगर मैं निकालूंगी तो मुझे एक एक डिजिट को रिमूव करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे नम के अंदर की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब अगर नम की वैल्यू 0 हो गई तो फिर मुझे क्या करना है, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके पावर निकालनी है। नम तो 0 हो गया तो कैसे डिजिट निकलेगी और कैसे एक्सट्रैक्शन होगा। इसी वजह से मैंने क्या किया है, मैंने एक टेम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल बेसिकली क्रिएट कर लिया है जो नम की वैल्यू को होल्ड करने का काम कर रहा है। तो एक बार ही जब हम काउंट कैलकुलेट कर लेंगे और नम 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वापस टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो नम के अंदर असाइन कर देंगे, मतलब वापस से नम की ओरिजिनल वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। इसी वजह से टेम्प नाम के वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया है ताकि नम को जब हम डिवाइड करते जाएं और उसकी ओरिजिनल वैल्यू लॉस्ट हो जाए तो उसको वापस रिकवर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज काउंट ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट्स के लिए अब सबने लूपिंग हमने इम्प्लीमेंट की है, वाइल के साथ में प्रोग्राम किया है, वही सेम कंसेप्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट्स कब तक कैलकुलेट करना पड़ता है, जब तक हम बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाते, हमारा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके के डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट का तो अभी काम ही नहीं है, जब तक काउंट नहीं निकल जाता तब तक डिजिट का कोई काम नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है नम डिवाइड बाई इक्वल्स टू 10। तो होगा क्या, 153 डिवाइड बाय 10 यानी कि 3 जो है वो हट जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट में प्लस प्लस कर दिया है। इनिशियली काउंट में 0 है तो 0 में अगर प्लस प्लस करूँ तो इट बिकम्स 1, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब नम के अंदर लास्ट वैल्यू 15 थी तो 15 जो है वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, कंडीशन हमारी ट्रू ही है। अब 15 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्वोशंट के अंदर मेरे पास में 1 आएगा। फिर से काउंट प्लस प्लस, तो काउंट के अंदर अब 2 हो जाएगा, लास्ट वैल्यू 1 थी, 1 में प्लस प्लस करेंगे तो वो 2 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 1 ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 डिवाइड बाय 10, और अब यहाँ पे हमारे पास में क्वोशंट आएगा 0। तो फिर से मैंने कर दिया काउंट प्लस प्लस यानी कि काउंट इज इक्वल्स टू 3, और उसके बाद अब हमारा नंबर 0 हो चुका है पर कंडीशन तो चेक होगी ही, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉल्स। तो यहाँ पे जो नंबर हमने इनपुट किया है दैट इज 153, उसका काउंट ऑफ डिजिट्स है 3। तो पहला स्टेप हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे नम की जो वैल्यू है क्योंकि वो लॉस्ट हो चुकी है, हमने बार बार डिवाइड किया तो वो 0 हो गया, लेकिन नम की वैल्यू को मैंने पहले ही टेम्प के अंदर असाइन करवा दिया था। तो अब वैल्यू को रिकवर करने के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं नम इक्वल्स टू टेम्प, तो 153 वापस इसके अंदर असाइन हो गया। सेम गोज फॉर द CNT वेरिएबल। आगे जाके हम काउंट पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक पॉइंट पे आके उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 होगी तो मतलब उसकी वैल्यू लॉस हो गई। लॉस नहीं हो इसी वजह से मैंने यहाँ पे CNT नाम का भी एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया हुआ है जो काउंट की वैल्यू को होल्ड करने का काम कर रहा है। यानी कि CNT के अंदर और काउंट के अंदर करंटली अभी 3 एज अ वैल्यू स्टोर्ड है, और नम के अंदर और टेम्प के अंदर 153 है। अभी तक की स्टोरी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है यहाँ वाला पार्ट? जस्ट अ सेकेंड गाइस।